नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया बोल रहा है। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। आज की सबसे बड़ी डिबेट और सबसे बेहतरीन एक्सप्लेनर के साथ, क्या अमेरिका ईरान पर हमला करके फंस चुका है? कई रक्षा जानकार ऐसा मान रहे हैं कि अमेरिका को ईरान पर हमले नहीं करने चाहिए थे, और अब जब अमेरिका ने ईरान पर हमला कर दिया है तो शायद अमेरिका के लिए यहां से निकासी इतनी आसान ना हो, क्योंकि ईरान ने पिछले 24 घंटे में लगभग 50,000 हमले किए हैं, जिसमें ड्रोन और मिसाइल दोनों शामिल हैं, और पूरे मिडिल ईस्ट को छलनी कर दिया है। एक भी अमेरिकी बेस नहीं है जिसको मिडिल ईस्ट ने छोड़ा हो। और बेशक अमेरिका कह रहा है कि मिडिल ईस्ट में ईरान पर हमले जारी रहेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं अमेरिका अब यहां से युद्ध विराम चाहता है। कैसे? अब आइए इस खबर को समझते हैं, और उसके बाद मेहमानों के एक बड़े पैनल के साथ इस पर चर्चा भी करेंगे। विश्व में दो मोर्चों पर जंग जारी है, एक खेल के मैदान में तो दूसरे जंग के मैदान में। दोनों पिच पर जमकर बल्लेबाजी हो रही है। क्रिकेट के पिच पर कौन विजेता होगा इसका पता 8 मार्च को चलेगा, लेकिन जंग के मैदान में जीत की तारीख तय नहीं है। यानी कि ईरान के कप्तान कहे जाने वाले सुप्रीम लीडर खामेनेई के जाने के बाद खामेनेई की टीम के कई कमांडर्स के विकेट गिर चुके हैं, लेकिन फिर भी आईआरजीसी पीछे हटने को तैयार नहीं है। ये वही आईआरजीसी है जिसको बनाया था खामेनेई ने, जिसको पाला पोसा और एक मजबूत सैन्य संगठन की तरह खड़ा किया। इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स नाम है इसका। और खामेनेई के जाने के बाद आईआरजीसी के सिर पर खून सवार है, और इसलिए भयंकर बमबारी मिडिल ईस्ट में ईरान की तरफ से की जा रही है। यहां तक कि इजराइल पर भी मिसाइलों की बारिश जारी है। तो ईरान को कितना नुकसान हुआ है, इजराइल को कितना नुकसान हुआ है, अमेरिका कहां इस वक्त खड़ा है, अमेरिका आगे इस जंग को कैसे देख रहा है, सब कुछ डिटेल पर बात करेंगे। मिडिल ईस्ट से इस वक्त लेटेस्ट खबर क्या आ रही है? Whoa, did you see that? That was fast. इजराइल और अमेरिका ने मिलकर ईरान पर हमला तो कर दिया, लेकिन क्या बारूदी आग भड़काने वाले और शांति के ठेकेदार ट्रंप मिडिल ईस्ट में खुद ही फंस गए हैं? और क्या उन्होंने अमेरिका को भी फंसा दिया है? और क्या अमेरिका हमला करने के बाद पछता रहा है और युद्ध विराम के रास्ते देख रहा है? खबर है कि ईरान पर हमला करने के बाद अमेरिका इस इलाके में घिर चुका है या फंस चुका है। अमेरिका को लगा था कि वो ईरान पर हमला करेगा, ईरान फौरन सरेंडर कर देगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। हमले के तीसरे दिन वार पलटवार का सिलसिला जारी है। अमेरिका बार बार यह कह रहा है कि वो हमले की इंटेंसिटी बढ़ाएगा, लेकिन ईरान झुकने को तैयार नहीं है। आईआरजीसी ने मिडिल ईस्ट को छलनी कर दिया है मिसाइल और ड्रोन से। ईरान को भी काफी नुकसान हुआ है। ईरानी सुप्रीम लीडर खामेनेई समेत टॉप लीडरशिप का खात्मा हो गया है, लेकिन आईआरजीसी सरेंडर के मूड में नहीं है। खामेनेई की 2 लाख जवानों की वो सेना जिसने अमेरिका और इजराइल को सोचने को पर मजबूर कर दिया है। चलिए आपको बताते हैं, एक्सप्लेन करते हैं अमेरिका मिडिल ईस्ट में कैसे खुद को फंसा हुआ पा रहा है। खबर यह है कि ईरान पर ताबड़तोड़ हमला करने के बाद अमेरिका मिडिल ईस्ट में बुरी तरीके से घिर गया है। ईरान के खिलाफ अमेरिका और इजराइल की सैन्य कार्रवाई ने हथियारों की कमी का एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। अमेरिका की इंटरसेप्टर मिसाइलें तेजी से खत्म हो रही हैं, और विशेषज्ञ चेतावनी दे रहे हैं कि अगर युद्ध लंबा चला तो यह अमेरिका की कमजोरी को उजागर कर सकता है। अमेरिका की तरफ एक बेकाबू परमाणु मिसाइल तेजी से बढ़ी आ रही है, इमेजिन कीजिए, और ग्राउंड बेस्ड इंटरसेप्टर अगर फेल हो गए तो अमेरिका के पास इस तबाही से बचने का कोई प्लान भी नहीं होगा।
पश्चिमी एशिया में उड़ती मिसाइलें और ईरान के सर्वोच्च नेता अयतुल्ला अली खामेनेई की मौत के बाद हालात तेजी से बदल रहे हैं और खतरनाक हो रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप खुद ये स्वीकार कर चुके हैं कि ईरान के खिलाफ इस युद्ध में आगे और अमेरिकी सैनिक मारे जा सकते हैं और ऐसे में आशंका भी जताई जा रही है कि अगर हालात बिगड़े तो इसका असर अमेरिका की मुख्य भूमि तक यानी कि मेनलैंड तक पहुंच सकता है। वहीं IRGC ने यह दावा कर अमेरिका में खलबली मचा दी है कि उसके मिसाइल और उसके हमलों से अभी तक 550 से ज्यादा अमेरिकी सैनिक मारे जा चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका का हथियार भंडार भी लगातार खाली हो रहा है, इसलिए इस इलाके में लंबे समय तक युद्ध नहीं कर सकता अमेरिका। लंबे सैन्य हमले से हथियार भंडार पर दबाव बढ़ेगा। एयर डिफेंस इंटरसेप्टर मिसाइलों को लेकर यूएस की चिंता बढ़ गई है। मिसाइलों ड्रोन को हवा में रोकने के लिए इंटरसेप्टर का इस्तेमाल होता है। ईरानी मिसाइलों को रोकने की लगातार अमेरिका कोशिश कर रहा है और इसलिए इंटरसेप्टर्स का इस्तेमाल हो रहा है। ये इंटरसेप्टर्स रेडार बेस्ड मिसाइल होते हैं जो किसी भी खतरे को आसमान में देखते हैं या भांपते हैं या स्कैन करते हैं, उसके बाद अचानक जैसे ही वो खतरा रेडार की पकड़ में आता है ये इंटरसेप्टर्स फायर कर दिए जाते हैं। इसलिए जब ईरान बहुत तेजी से मिसाइलों और ड्रोन्स का इस्तेमाल कर रहा है तो अमेरिका के भी ये इंटरसेप्टर मिसाइल बहुत तेजी से खर्च हो रहे हैं। लेकिन इसमें पेच ये है कि ये इतनी तेजी से बन नहीं पाते जितनी तेजी से खर्च होते हैं। कहते हैं एक इंटरसेप्टर मिसाइल को बनाने में लगभग 3 साल का वक्त लग जाता है, लेकिन इसे फायर कर दुश्मन के ड्रोन्स या मिसाइल को निशाना बनाने में चंद सेकंड का ही वक्त लगता है। चलिए समझते हैं कि अमेरिका का हाल बेहाल क्यों है। पिछली लड़ाई में ईरान ने जो मिसाइलें दागी थी उसे गिराने के लिए अमेरिका ने एंटी शिप मिसाइलों का इस्तेमाल किया, लेकिन वो मिसाइलें अभी तक नहीं बन पाई क्योंकि इतनी तेजी से उत्पादन नहीं हो पाता। बीच में ट्रंप के टैरिफ से दुनिया परेशान थी, उस समय भी हथियार का उत्पादन नहीं हो पाया। इसी वजह से अभी फायर पावर के हिसाब से अमेरिका कमजोर दिख रहा है। पिछली लड़ाई में अमेरिका और जो ईरान की लड़ाई थी वो काफी सीमित रही थी। उस संघर्ष में ईरान ने 500 से ज्यादा मिसाइलें और ड्रोन दागे थे। ज्यादातर ईरानी मिसाइलों और ड्रोन्स को इंटरसेप्ट कर लिया गया था। यूएस ने टॉमहॉक लैंड अटैक मिसाइल का इस्तेमाल ज्यादा किया। ये मिसाइलें दुश्मन के बुनियादी ढांचों को तबाह करती हैं। अमेरिका ईरान युद्ध में ये पहले हफ्ते में खत्म हो सकती है। अब जरा समझिए कि अगर ऐसा हुआ तो फिर अमेरिका का क्या होगा। अमेरिका किस देश से हथियार लेगा। यूएस का लंबी दूरी के एंटीशिप मिसाइलों का सीमित इस्तेमाल अगर कहीं युद्ध हुआ तो फिर संकट बढ़ सकता है। चीन के खिलाफ किसी संभावित युद्ध में हथियार जरूरी होंगे और अमेरिका अब कमजोर स्थिति में नहीं आना चाहता, इसलिए अमेरिका यहां ज्यादा वक्त भी नहीं बिताना चाहता। तो अमेरिका ने रूस यूक्रेन युद्ध में भी यूक्रेन के हथियारों से बहुत मदद की। पुतिन को हराने के चक्कर में डोनाल्ड ट्रंप ने अपना हथियार भंडार यूक्रेन को दे दिया, लेकिन अब ट्रंप समझ चुके हैं कि खतरा उन पर आ चुका है। शायद इसी वजह से ट्रंप ने यह कहा कि ईरान से जंग में अमेरिकी सैनिकों को नुकसान हो सकता है। चलिए इसे और डिटेल से समझते हैं। अमेरिका ज्यादातर हथियार यूक्रेन को बेच चुका है। हथियार की कमी से अमेरिका इस वक्त दोचार हो रहा है। सहयोगी देशों को हथियार अमेरिका देता रहा है। ईरान से युद्ध में मिसाइलें भी जल्दी जल्दी खत्म हो रही हैं, जबकि ईरान के साथ लड़ने के लिए प्रॉक्सी समूह पर्दे के पीछे से तैयार है और वो इजराइल और ईरानी अमेरिकी बेसिस पर हमला कर रहे हैं। SM-3, SM-6 और थर्ड मिसाइलें तेजी से कम हो रही हैं। अमेरिका में इंटरसेप्टर मिसाइलों की कमी है। अमेरिकी डिफेंस स्टॉक तेजी से घट रहा है। अमेरिकी एयर डिफेंस पर भारी दबाव है। लगातार हमलों से सिस्टम ओवरलोड है। सप्लाई चेन पर भी गंभीर असर है। नई मिसाइल बनाने में लगभग 3 साल का वक्त लगता है। हाईटेक मिसाइलों के लिए माइक्रोचिप्स की बहुत जरूरत पड़ती है। माइक्रोचिप्स की भी कमी है क्योंकि चाइना से अमेरिका का टसल चल रहा है। लंबा संघर्ष अमेरिकी कमजोरी को यहां पर सामने ला सकता है। अब तक कौन कौन से हथियार इस्तेमाल कर लिया अमेरिका ने? अमेरिका ने B-2 स्टेल्थ बॉम्बर इस्तेमाल कर लिए हैं, लुकास ड्रोन इस्तेमाल कर लिए हैं, पैट्रियट इंटरसेप्टर इस्तेमाल कर लिए हैं। इसके अलावा थर्ड एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम इस्तेमाल कर लिया है। F-18 लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल किया जा रहा है। F-16 लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल किया जा रहा है। F-22 लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल किया जा रहा है। A-10 अटैक जेट का इस्तेमाल किया जा रहा है। F-35 स्टेल्थ लड़ाकू विमान का इस्तेमाल किया जा रहा है। EA-18G इलेक्ट्रॉनिक अटैक विमान का इस्तेमाल किया जा रहा है। एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल विमान यानी कि AWACS का भी इस्तेमाल किया जा रहा है, जो कि एयरबोर्न कम्युनिकेशन रिले है। P-8 जिसका नाम पोसाइडन भी है,
का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। RC-135 टोही विमान का इस्तेमाल किया जा रहा है। MQ-9 रीपर ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है। M142 हाई मोबिलिटी आर्टिलरी का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो कि रॉकेट सिस्टम है। परमाणु संचालित एयरक्राफ्ट कैरियर का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके अलावा काउंटर ड्रोन सिस्टम का इस्तेमाल किया जा रहा है। एयर रिफ्यूलर्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो कि हवा में ही विमानों में ईंधन भर देते हैं। C-17 ग्लोबमास्टर का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो कि कार्गो विमान है। और इसी के साथ C-130 हरकुलस विमान का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। अब सिर्फ ईरान को रोकने के लिए इतनी बड़ी संख्या में हथियारों का इस्तेमाल और इसको अफोर्ड करना कोई बच्चों का खेल नहीं। अमेरिका इस बात को भली भांति जानता है। इसलिए अमेरिका चाहता है कि ईरान वाले मामले को जल्द से निपटाकर यहां से मिडिल ईस्ट से फारिग हुआ जाए, क्योंकि अगर यहां लंबे वक्त तक अमेरिका फंसा तो पड़ोस में चाइना खेल कर जाएगा। चाइना कैसे खेल कर जाएगा? चाइना की नजर ताइवान पर है और साउथ चाइना सी से सारा फायर पावर मैक्सिमम उठाकर अभी डिप्लॉय किया हुआ है अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में, और अमेरिका का पूरा फोकस मिडिल ईस्ट है। ऐसे में चीन की नजर ताइवान पर बहुत लंबे समय से है और ये चीन के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी की तरह है। इसलिए कहा यह जा रहा है कि मिडिल ईस्ट में हमला करके अमेरिका फंस गया। दूसरी एक और रिपोर्ट आई है जिसमें CIA की रिपोर्ट, उसमें कहा गया है कि ईरान ने परमाणु बम भी बना लिया है। तो क्या इस बात को लेकर भी ट्रंप टेंशन में है? अगर तेहरान के पास तो परमाणु बम है तो फिर यह बहुत बड़े खतरे की घंटी है, और ये सिर्फ अमेरिका और इजराइल के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए खतरे की घंटी है। IAEA ने कहा है कि ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला हुआ है और उसका रेडिएशन लीक करने का भी खतरा है। तो क्या तेहरान परमाणु बदले के बारे में तो नहीं सोच रहा है? अमेरिकी टेंशन इसलिए भी बढ़ी है क्योंकि ईरान पड़ोसी देशों के साथ अमेरिकी एयरबेस को निशाना बना रहा है। अब तक 550 से ज्यादा सैनिक मारे गए हैं। IRGC का दावा आपको सुनवाते हैं। ناو هواپیمابر آبراهام لینکلن ارتش آمریکا با 4 فروند موشک کروز مورد حمله قرار گرفت. پس از حمله این ناو آمریکا از محل استقرار مأموریت خود به سمت جنوب شرق اقیانوس هند متواری شد. پایگاه دریایی السالم آمریکا در کویت در پی حملات اخیر کاملا از رده فعالیت خارج و 3 سازه زیرساختی دریایی محمد الاحمد آمریکا در کویت نیز منهدم شدند. پایگاه دریایی آمریکا در بندر سلمان بحرین مورد اصابت 4 فروند پهپاد قرار گرفته و خسارت شدیدی به مراکز فرماندهی و پشتیبانی آن وارد شده است. در ادامه حملات به اهداف دریایی دشمن متخاصم، 3 نفتکش متخلف کشورهای آمریکا و انگلیس در منطقه خلیج فارس و تنگه هرمز مورد اصابت موشکی قرار گرفته و در حال سوختن است. बातचीत करने के लिए मेहमानों का एक बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है। मेजर जनरल राजन कोचर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, डिफेंस एक्सपर्ट। लेफ्टिनेंट कर्नल हिमांशी सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं, डिफेंस एक्सपर्ट। कैप्टन आशा शिंदे अलगापा हमारे साथ जुड़ रही हैं, डिफेंस एक्सपर्ट। डॉक्टर धीरज कौल हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट। डॉक्टर इरशाद अहमद थोड़ी देर में पाकिस्तान से लाइव होंगे हमारे साथ, PMLN लीडर। वैसे पाकिस्तान के मेहमान को तो हमने बुलाया है, लेकिन अभी पाकिस्तान की स्थिति भी ईरान को लेकर ठीक नहीं है। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है। दर्शकों आपका भी बहुत स्वागत करते हैं तहे दिल से एक बार फिर से। सबसे पहला सवाल मेरा जो है मेजर जनरल राजन कोचर सर से है। कोचर सर, यहां पर अमेरिका की स्थिति भी ठीक नहीं बताई जा रही है। अब समझ नहीं आ रहा है कि IRGC के दावे पर यकीन करें या अमेरिका के दावे पर यकीन करें। और दूसरा ये कि वो जो दूध की रखवाली है वो बिल्ली के हाथ में छोड़कर साउथ चाइना सी से निकल आए अमेरिका वाले। ताइवान पर जो नजर है चीन की, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इस पूरे सिनेरियो के बीच में। कोचर सर। धन्यवाद विवेक। आपने पहले तो मैं आपको कॉम्प्लीमेंट करता हूँ, एक बहुत अच्छा आपने एक नैरेटिव यहाँ पे बिल्ड किया है। और तीसरा दिन है लड़ाई का, और तीसरे दिन में अगर हम एक डैमेज असेसमेंट करते हैं इसको मिलिट्री टर्म्स में, जब कोई भी लड़ाई होती है तो उसका एक डैमेज असेसमेंट किया जाता है कि इसको देखा जाता है कि जो भी इंफॉर्मेशन आपको बैटलफील्ड से मिलती है वो एक आपको क्या इंडिकेटर देती है कि ये जो लड़ाई है ये
कौन सी दिशा में जा रही है। और इसको ये बातचीत हो रही है कि ये 7 दिन तक चलेगी, 2 हफ्ते तक चलेगी, आपका 1 महीने तक चलेगी। सो ये सारी एक कॉम्पिटिशन कॉम्बिनेशन है। तो मैं ये मानता हूं कि आपको एक चीज देखनी पड़ेगी कि अभी तक इसराइल और अमेरिका ने कितने अपने मिसाइल्स दागे हैं। जो एक रफ एस्टिमेट दिया जा रहा है, जो ओपन सोर्स से मैं बता रहा हूँ, बिकॉज मेरे पास ऐसी कोई क्लासिफाइड जानकारी नहीं है। हम ओपन सोर्स से डिस्कशन पे अपने आप को बेस करेंगे। जो ओपन सोर्स से इंफॉर्मेशन मिल रही है, तकरीबन 1600 से 1800 टारगेट्स अमेरिका ने एड्रेस किए हैं इस 36 घंटे की लड़ाई। और एक मिलिट्री, अगर एक एनालिस्ट की तरह अगर मैं इसको एनालाइज करूं, तो 1800 अगर आप एक दिन में, 1.5 दिन में मिसाइल फायर करते हैं, तो आपका रेट ऑफ फायर, मैं उसको मानता हूं इंटेंस रेट ऑफ फायर है, वो आपका नॉर्मल रेट ऑफ फायर नहीं है। बिकॉज ये जो आपकी लंबी लड़ाई की बात करते हैं, तो इसमें आपका वॉर वेस्टेज रिजर्व्स आपका काम आता है। और 1800 अगर आप इसको मिसाइल एक दिन में फायर करेंगे, तो 7 से 10 दिन तक आप इस लड़ाई को सस्टेन नहीं कर पाएंगे, अगर एक सिमिलर रेट ऑफ फायर आपका रहेगा। तो जो अभी इसको अमेरिका को सोचना पड़ेगा कि इस रेट ऑफ फायर से अगर आप चलेंगे, तो 10 दिन में तो आपका, बिकॉज अमेरिका उसको, जैसे आपने बताया, और आपका एक सही आकलन है कि अमेरिका भी जूझ रहा है। उसकी इन्वेंट्री, उसके पास मिसाइल, उसके पास कितना है, बिकॉज यूक्रेन को भी दिया, और बाकी इसको साउथ चाइना सी पे भी डिप्लॉयड है, उनके रिसोर्सेज हैं वहाँ पे, तो उसको वहाँ पर भी उनका एक एक फोर्स लेवल हमेशा रहता है। तो ईरान की अभी बात करें, बिकॉज अमेरिका की हमने बात कर ली, ईरान की बात करें, तो ईरान इस लड़ाई को बहुत ही इंटेलिजेंट तरीके से आगे लेके जा रहा है। और वो मैं इसलिए बोलता हूँ क्योंकि अगर हम ये जो अनुमान लगा लें कि ईरान के पास 5000 मिसाइल, और एक इसको रफ एस्टिमेट में दे रहा हूँ जो आपके ओपन सोर्सेज से मैंने लिया है, और अगर 5000 मिसाइल्स ईरान के पास है, तो अभी तक ईरान ने कितनी फायर की है? तकरीबन 600 से 700, ज्यादा नहीं, 500 से 600 हाँ, आपने फायर ईरान की। की तो तरफ इसका से भी मतलब बहुत इंटेंस फायरिंग नहीं है। नहीं, वो एक बहुत कैलकुलेटेड फायरिंग है, इंक्रीमेंटल फायरिंग है, ड्रोन्स के ऊपर ज्यादा तवज्जो दिया। और खास तौर पे गल्फ कंट्रीज को अगर आप देखें जिस तरीके से टारगेट किया है, तो इसको बेसिकली ड्रोन्स का उसको वहां पे इस्तेमाल हुआ है। और जो मिसाइल का इस्तेमाल ये कर रहे हैं, ये एक्चुअली इजराइल के अगेंस्ट कर रहे हैं। और अभी वो अपनी लो इंटेंसिटी मिसाइल, जो आपके 400 टन की मिसाइल है, 500 पाउंड की मिसाइल है, इस टाइप की इसको मिसाइल, अपने 2000 पाउंड वाली मिसाइल उसने इस्तेमाल नहीं करी अभी। और क्यों नहीं करी है? बिकॉज वो इस इजराइल के इंटरसेप्टर्स को खत्म करना चाहते हैं। जब तक एक स्टेज आएगी कि उसको एक नेक्स्ट लेवल तक लेके जाएगी, जैसे उन लोगों ने अब 12 दिन की लड़ाई में किया। इस 12 दिन की लड़ाई में सीज फायर किसने मांगा? इजराइल और यूएसए ने मांगा, ईरान ने सीज फायर नहीं मांगा। तो मैं ये इसको स्ट्रेटेजी अपना ये देख रहा हूं। और यूएस के अभी लॉसेस आप देख लीजिए, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वो उनकी साइक के ऊपर इफेक्ट करते हैं। एक तो उनके 4 जवान मर गए, जो मरीज है। IRGC 562 का नंबर दे रहा है सर। वो देखिए, ईरान को कोई फर्क नहीं पड़ता, आप उनके 10 लाख लोग मार लो। नहीं, IRGC कह रही है हमने 562 अमेरिकी सैनिकों को मार दिया है अब तक के अटैक में। अच्छा, ओके, 500। तो अब आप देख लीजिए, अगर आपके 3 एयरक्राफ्ट, अभी एक न्यूज आ रही थी शाम को कि 11 एयरक्राफ्ट अमेरिका के गिरे, तो इस लड़ाई में तो हम पुष्टि नहीं कर सकते। जैसे प्रेसिडेंट ट्रंप भी अपने जो नंबर चेंज करता रहता है, पहले बोलता है 5 गिरे, इस पाकिस्तान की जब लड़ाई हुई थी 7 गिरे, 11 गिरे, और इसको हम भी अब बोल सकते हैं कि अमेरिका के 11 गिरे। तो इस टाइप की एक फॉग ऑफ वॉर में आपकी इंफॉर्मेशन, ट्रुथ इज द बिगेस्ट कैजुअलिटी, जैसे कि लड़ाई में आपको सच्चाई कभी भी आपको सामने नहीं मिलेगी।
और हमने यूक्रेन की लड़ाई में भी ये चीज़ देखी। तो अल्टीमेटली मैं इसको अपनी आर्गुमेंट को सम अप करता हूँ और मैं आपको ये बताता हूँ कि ये लड़ाई अमेरिका क्लेम नहीं कर सकता कि ये टोटली अमेरिका की तरफ जा रही है, बिकॉज कुछ रिवर्सेस अमेरिका को हुए और मुझे ऐसा लगता है कि कुछ दिनों बाद एक सिचुएशन आएगी जब एक नेगोशिएशन की तरफ दोनों देश बढ़ेंगे, बिकॉज जो आपका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज है, आप देखिए उसको भी ब्लॉक किया हुआ है। इम्पैक्ट हुआ है आपकी वर्ल्ड इकोनॉमी को। तो इसको आप ज्यादा देर तक इस लड़ाई को नहीं खींच सकते हैं। और मैं कुछ स्टैट्स निकाल रहा था कोचर सर, अमेरिका हर दिन 25 से 40 मिलियन डॉलर, लगभग 210 करोड़ से 335 करोड़ रुपए खर्च कर रहा है। 2 करियर स्ट्राइक ग्रुप जो भेजे हैं उसके हर एक करियर स्ट्राइक ग्रुप का खर्चा $6.5 मिलियन पर डे के हिसाब से है। तो ये डोनाल्ड ट्रंप एक डॉलर का हिसाब किताब रखते हैं यूएस में, तो मुझे लगता है कि ये उनको बहुत सूट कर रहा होगा। बाकी कौल साहब इस पर जवाब देंगे। और एक बात जो आपने कही कि ट्रूथ बहुत कम निकल कर आता है युद्ध के मैदान से, बेसिकली जो स्ट्रेटजी बनाई जाती है वो इसी तरह से बनाई जाती है कि दुश्मनों को कैसे बरगलाया जाए। और इसका रेलेवेंस हमको महाभारत में भी मिलता है, जब भीष्म पितामह को हराना लगभग नामुमकिन था पांडवों के लिए, तब ये खबर उड़ाई गई कि अश्वत्थामा मारा गया, जिसपे भीष्म पितामह रुक गए थे और उसके बाद उनको डिफीट किया गया था। वैसे चलिए इस पर कभी और बात करेंगे, लेकिन कौल साहब का रिएक्शन चाहेंगे जो बात कोचर सर कह रहे हैं। क्या एक गलती है अमेरिका की तरफ से इस अटैक को अंजाम देना? नमस्कार, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। देखिए, आपने बहुत अच्छे से इनिशियली रिकैप किया ऑल द फैक्ट्स, और ये बात बिल्कुल सही है। जो हमारे ऑफेंसिव हैं वेपनरी यूएस की, वो डिप्लीट हो रही हैं, लेकिन वी कैन रीप्लेनिश देम फ्रॉम अदर स्टॉक्स, फ्रॉम अदर बेसिस। लेकिन जो हमारी डिफेंसिव सिस्टम है, जिसके अंदर थार्ड आता है, SM-3 आते हैं, सैम और अदर पेट्रियट आते हैं, उसको रिप्लेनिश करने में मंथ्स टू ईयर्स लगते हैं। तो हमारा डिफेंसिव विद ईच डे इज गेटिंग मोर एंड मोर वनरेबल, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसलिए आप देखेंगे द इंटेंसिटी ऑफ अटैक will be increased even more with each day, so that there is no opportunity to attack big time. So ये clear है। लेकिन coming to the economical implication, जो हमने 2 दिन पहले भी आपके शो पे बोला था कि ऑयल के प्राइजेस हम एंटिसिपेट कर रहे हैं तकरीबन $100 से $120 प्रति बैरल, और हर दिन $7 से $14 प्रति बैरल के राइज का एंटिसिपेटेड है। और आज आपने देख लिया $80 के करीब वो पहुंच चुका है। गोल्ड जो 52 to 5300 डॉलर्स प्रति आउंस था, हम 6000 एंटिसिपेट कर रहे हैं विद इन 2 वीक। इन्फ्लेशन इज गोइंग अप, ऑयल एंड एनर्जी प्राइसेस आर गोइंग अप। और इसके अलावा अगर आप देखें, गल्फ ऑफ हॉर्मुज इज नॉट ओनली फॉर ऑयल ट्रांसपोर्टेशन, और भी बहुत ट्रांसपोर्टेशन वहां से होता है। वर्ल्ड का 20% ऑयल एंड नेचुरल गैस वहीं से ट्रेवल करता है। तो हम इस बात को बिल्कुल समझते हैं। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, जिसके अंदर प्लास्टिक आता है, जिसके अंदर फर्टिलाइजर्स आते हैं, उन सब की कीमतें बढ़ जाएंगी। ये वॉर सस्टेन करना दुनिया के लिए, इफ इट गोज फॉर आई वुड से मोर देन 4 to 5 months, विल बी वेरी वेरी हार्ड। इट कैन ट्रिगर अ रिसेशन, ग्लोबल रिसेशन। मुझे जो दिख रहा है ये कुछ ही हफ्तों, मे बी अ मंथ और 2, क्योंकि फाइनेंशियल सेंस बिल्कुल मेक नहीं कर रहा और स्टेक्स बहुत हैवी हैं। मुझे जो एक चीज दिख रही है साहब, ये है, क्या अमेरिका फिर से युद्ध विराम की मांग करेगा? पिछली बार भी अमेरिका इजराइल ने युद्ध विराम की मांग की थी। कह रहे हैं कि इट्स अ डिकैपिटेशन सिनेरियो, जिसके अंदर हमने आयतुल्लाह को टोटली रिमूव कर दिया है, क्योंकि वो सबसे ज्यादा हार्डलाइनर थे। आज ही इजराइल का ट्वीट आया है कि हमें पता है उनके बेटे कहाँ लोकेटेड हैं, अगर कुछ भी मिसहैप हुआ सो वी कैन टेक डाउन द नेक्स्ट टारगेट इन लाइन। लेकिन इजराइल का ये कहना है कि अभी भी हम सेटिस्फाइड नहीं है। ये जनरल्स की डेप्थ ऑल द वे टू ब्रिगेडियर जाती है, और हम उनको इरेडिकेट करना चाहते हैं ऑन ग्राउंड। विवेक जी, आप जानते हैं, आपके शो पे पिछली बारी मैंने बताया, I am very well connected to Iranian people who live overseas, और उन सब का ये मानना है ऑन ग्राउंड देनजी और मिलेनियल आर वेरी अगेंस्ट द करंट गवर्नमेंट। आप देखिए, आप चाहे जो बात भी कह लें कौल साहब, मैं ये मानता हूं अमेरिका जब तक ईरान में रिजीम चेंज नहीं करा पाएगा, अमेरिका का मिशन कंप्लीट नहीं होगा। चाहे आज कराए, कल कराए, 1 महीने के बाद कराए। लेकिन अभी जिस स्थिति में ईरान है और जिस स्थिति में अमेरिका है, अमेरिका बूट्स ऑन ग्राउंड नहीं करेगा, जमीन पर सैनिक नहीं उतारेगा, तो रिजीम चेंज इम्पॉसिबल है। IRGC वहां खड़ी है और अभी भी बहुत स्ट्रांग पोजीशन में है। हिमांशी जी के पास जा रहा हूं, जल्दी से आप पूरा कर लिए, फिर हिमांशी जी और कैप्टन आशा शिंदे के पास जा रहा हूं।
एक कमेंट करना चाहूंगा. विद ईच डे द टेम्परेचर एंड रिटेलिएशन वर्बल ऑफ सऊदी एंड यूएई, जो बहुत स्ट्रॉन्ग एयरफोर्स है, मत भूलिए सऊदी को हमने अभी रिप्लेनिश किया है कुछ ही साल पहले, उनकी रिटेलिएशन आ रही है. इफ नीडेड वी विल कम इन द वॉर. और सऊदी और पाकिस्तान का एक अलायंस है. क्या पाकिस्तान के ट्रूप्स ऑन ग्राउंड जो कि सस्ते में उन्हें मिल जाएंगे, आएंगे फ्रॉम पाकिस्तान और हियर? अरे पाकिस्तान वाले बीएलए और टीटीपी से तो लड़ ही नहीं पा रहे, आईआरजीसी से लड़ेंगे. क्या बात कर दी कॉल साहब आपने. That is true, but the key is, मुझे लगता है ट्रूप्स ऑन द ग्राउंड अमेरिकन नहीं उतरेंगे, लेकिन क्या सऊदी, यूएई और कुछ पाकिस्तान के भाड़े के सैनिक उतरेंगे? नहीं, वो आईआरजीसी का मुकाबला नहीं कर सकते. वो पठानों का मुकाबला, तालिबानी पठानों का मुकाबला नहीं कर पा रहे. आईआरजीसी से कहां से भिड़ेंगे? आईआरजीसी वो मेंटली बहुत स्ट्रांग है. हिमांशी जी का रिएक्शन चाहेंगे और उसके बाद शिंदे मैम आपका रिएक्शन चाहेंगे. हिमांशी जी, क्या वाकई अमेरिका ने गलती की? और जब तक मैं मानता हूं रिजीम चेंज नहीं करा पाएगा अमेरिका, तो अमेरिका का मिशन कभी सक्सेसफुल नहीं होगा. तो ये तो फिर आसमान में तीर चलाने वाली बात हो गई. और फिर वापस आ गए. खामनेई को मार दी क्या कि 87 ईयर ओल्ड हो गए थे खामनेई? वो वैसे भी सत्ता हैंडओवर करते 2, 4, 5, 10 साल के बाद. नमस्कार विवेक, जय हिंद. देखिए, खामेनेई को मारना सत्ता परिवर्तन नहीं है. खामेनेई एक विचारधारा और विचार हैं. तो इसीलिए जो डोनाल्ड ट्रंप का कल ट्वीट भी आया था और उन्होंने एक अपने अभिभाषण में कहा था कि ये सभ्यताओं की लड़ाई है. ये सभ्यताओं की लड़ाई तो नहीं है, लेकिन एक इस पूरे संगठन को, ताकि लोग काफी हद तक इससे जुड़ जाएं, तो ये सभ्यताओं की लड़ाई दिखा रहे हैं. लेकिन डेफिनेटली अमेरिका तब तक नहीं रुकेगा. देखिए, जिस तरह से हमले हो रहे हैं, 48 सीनियर ऑफिशियल्स को ये ऑलरेडी खत्म कर चुके हैं. आज खामनेई की बेगम साहिबा है, वो भी खत्म हो गई है. पूरी फैमिली खामनेई की इन्होंने खत्म करने की कोशिश की है, बारिंग उनका सन एंड ग्रैंडसन. लेकिन उनके भीतर भी देखिए सत्ता का विरोध तो चलेगा, क्योंकि इज ही दैट एलिजिबल कि उनको खामनेई की जगह पे बिठाया जाए? क्योंकि वो अभी तक तो बहुत पीछे रहे थे, हालांकि ट्रेन हो रहे थे. लेकिन युद्ध में देखिए, जो अमेरिका का पर्सपेक्टिव है वो रिजीम चेंज का डेफिनेटली है. रिजीम चेंज से ज्यादा वो चाहते हैं कि वहां पर जो मिसाइलें बन रही हैं, क्योंकि पूरा जो अमेरिकन वॉर है इसको चला कौन रहा है? इजराइल. और इसमें देखिए 2-3 पहलू हैं कि इजराइल क्योंकि पूरी अमेरिकन इकोनॉमी को कंट्रोल करता है, और इजराइल किसी भी कीमत पर उनके न्यूक्लियर प्लांट्स को, मिसाइल्स को जब तक खत्म नहीं कर लेगा वो रुकेगा नहीं. दूसरी चीज जिसमें अमेरिका का जो हित है वो ये है कि अमेरिका इन सब के बहाने से, चाहे वेनेजुएला हो चाहे कोई भी हो, वो चाइना को कंटेन कर रहा है. क्योंकि चाइना का जो प्रतिदिन का जो खर्चा था तेल का, एनर्जी का, वो उसने बिल्कुल काट दिया है. और देखिए रशिया देख चुका है कि उसने वेनेजुएला में क्या किया. चाइना को बहुत इंपैक्ट नहीं होगा मैम. चाइना ने जब पिछली बार जून 2025 में अटैक हुआ था, उसके बाद उन्होंने अपने 6 मंथ के ऑयल बफर को बढ़ाकर 1 ईयर का ऑयल बफर स्टॉक कर लिया. लेकिन और वो 1 ईयर ऑयल बफर स्टॉक पर चल रहे हैं अभी. और देखिए ईरान के बाद ईरान ने एक चीज समझ ली है, जो उन्होंने इराक में देखा था कि भाई किस तरीके से अफगानिस्तान में और इराक में अमेरिका को वापस जाना पड़ा था. उन्होंने पूरी स्टडी करके उन्होंने गुरिल्ला वॉरफेयर को अपना बेहतरीन जो हथियार है वो बनाया है. इस बार उनका जो 12 डेज वॉर के बाद भी जिस तरह से वो मिसाइल भेज रहे हैं उसमें भी परिवर्तन आया. पहले वो 50-50 की बराजिश करते थे, इस बार वो बहुत स्लो जा रहे हैं कि ताकि उनका जो सिस्टम है आयरन डोम का वो पूरे दिन एंगेज रहे. और ये जो एक सिस्टमैटिक तरीका है, जब आपकी सीनियर मिलिट्री लीडरशिप खत्म हो गई है तो इन्होंने अपने आप को छोटे छोटे टुकड़ियों में बांट लिया है और ये लगातार हमले कर रहे हैं. और बेहतरीन जो ड्रोन को इस्तेमाल किया जा रहा है जो बहुत लो कॉस्ट है, लेकिन उनको इंटरसेप्ट करने वाली जो मिसाइलें हैं वो बहुत ज्यादा देखिए इस्तेमाल हो रही है. थर्ड का ऑलमोस्ट 25% जो जखीरा है. हिमांशी जी, वो इम्प्लीकेशन भी बहुत टेंशन वाला विषय है अमेरिका के लिए. उनके F-35 का बिल बिलियंस में, इनके ड्रोन्स का कुछ 2-2.5 लाख, 5 लाख, 10 लाख में रुपए में बन जाते हैं. वो 5-6 हजार, 10 हजार डॉलर में बना लेते हैं एक ड्रोन को. वो बिलियंस मिलियंस डॉलर में अपने हथियारों को बनाते हैं. एक टॉमहॉक मिसाइल की कीमत में ये 30-40 ड्रोन खड़े कर लें. कामिकाजी ड्रोन्स, शाहिद 139 जैसे ड्रोन्स जो अटैक ड्रोन. तो एक तरफ उनके लिए जंग, ईरान के लिए वो कॉस्ट फ्रेंडली है और इनके लिए तो ये भूत का बोझा है, इसको ढोना ही मुश्किल है. बिल्कुल. और देखिए इसको डोनाल्ड ट्रंप ने खुद अप्रिशिएट किया था कि आई रियली अप्रिशिएट द वे दे आर मेकिंग ड्रोन्स, कि वो तो कुछ ही डॉलर्स में, कुछ $100 में बना रहे हैं और हमारे लिए बहुत मुश्किल है.
तो जंग देखिए सिर्फ हथियारों से नहीं जी जाती। एक तरीके से जब अमेरिका ने ईरान के अंदर अर्थव्यवस्था का संकट पैदा किया, कहीं ना कहीं वो भी वो बहुत सर्वाइवल important मोड में आ गए। जी। और पूरे मिडिल ईस्ट में जिस तरह की अर्थव्यवस्था इस समय डगमगा रही है, देखिए उनका ऑयल इकोनॉमी और जो टूरिस्ट इकोनॉमी है वो ठप पड़ गई है। फ्लाइट्स नहीं जा रही हैं। फ्लाइट्स नहीं जाने की वजह से जो डेली के उनको जो वहां पे लोग फंसे हुए हैं उनको भोजन कराना है, बाकी सुविधाएं देनी है, उसमें फंसा पड़ा है। तो बहुत सारे देखिए एस्पेक्ट हैं। सिर्फ कितनी मिसाइलें आप मार देंगे उससे नहीं होगा। मिसाइलों के अलावा बहुत सारे युद्ध के आयाम होते हैं। और अब जिस तरीके से देखिए शरणार्थी संकट जो शुरू हो जाएगा वो भी देखना है। हमारे जो लोग फंसे हुए हैं हम उनको ही नहीं निकाल पा रहे हैं मिडिल ईस्ट से, क्योंकि पूरी अभी स्पेसेस बंद है। अभी देखना होगा कि अमेरिका की आगे की स्ट्रैटेजी, लेकिन जिस तरह से इंटेंस फायरिंग अमेरिका कर रहा है ये बहुत कंटिन्यू रख पाना बहुत मुश्किल है। कैप्टन आशा शिंदे कुछ कहना चाह रही है, उनका रिएक्शन, फिर मैं कोचर सर आपके पास आ रहा हूं। आशा जी आपका माइक चेक कीजिएगा, शायद म्यूट है। Jai Hind and good evening. Jai Hind, ma'am. Yeah. So the logic here is when America planned for this, I'm sure being a supremacy of power, उसने अपना calculative assessment किया होगा, and he is using the complete reserve that he has before going into the war war reserves. So this is first line of fire जो अमेरिका यूज कर रहा है. Being a supreme power, अमेरिका ने हमेशा डिस्ट्रक्शन की तरफ ध्यान दिया है और उनको बुरी तरह से तोड़ने की कोशिश की है। अमेरिका पिछले हिस्ट्री में भी काफी सारे ऐसे एग्जाम्पल दे चुका है जहां पर उसने इंटेंस फायरिंग की है पहले 3 दिन, और बाकी के 4 दिन के अंदर उन्होंने हर कंट्री की बैकबोन को तोड़ा है और 7 या 10 दिन के अंदर उस कंट्री को नेगोशिएशंस और डिस्कशन के लिए मजबूर किया है। यही पॉलिसी शायद अमेरिका अभी भी यूज करेगा और ईरान को मजबूर करेगा कि वो डिस्कशन के लिए आ गया। नहीं, लेकिन डिस्कशन तो फिर क्या फायदा है डिस्कशन का जब चीजें आईआरजीसी के कंट्रोल में ही रहे, रिजीम चेंज ना हो, तो फिर मतलब नहीं है। फिर आईआरजीसी फिर फ्यूचर में 1 साल के बाद वो यूरेनियम एनरिचमेंट के लिए आगे जाएंगे। मसला आईआरजीसी है, मसला खामेनेई नहीं है। खामेनेई ने तो 2 लाख खामेनेई खड़ा कर दिए। वो आईआरजीसी का एक सोल्जर खामेनेई आज की तारीख में। आप जब तक रिजीम चेंज नहीं करेंगे, रेजा पहलवी की सरकार वहां नहीं बिठाएंगे, आप इन एक्सट्रीमिस्ट को कैसे कंट्रोल करेंगे? आप ईरान को नहीं मिटा सकते, एरेडिकेट नहीं कर सकते, कोई ऑप्शन नहीं है इसका। उनके पास सिंपल ऑप्शन है, सिंगल ऑप्शन है, रिजीम चेंज करें। रिजीम चेंज पॉसिबल नहीं है जब तक बूट्स ऑन ग्राउंड नहीं करेंगे। आज की तारीख में ईरान के अंदर घुस के आईआरजीसी के साथ लड़ाई करना यह अमेरिका के भी बूते की बात नहीं है। सॉरी टू से दैट। अब मुझे नहीं लगता आप लोग इस पे इत्तेफाक रखेंगे, लेकिन मैं ये मानता हूं कम से कम। शिंदे मैम, उसके बाद में कोचर सर आपके पास आ रहा हूं इसी सवाल को लेकर। तो लॉजिक अमेरिका का ये नहीं है कि वो अपने को प्रूव नहीं कर रहे हैं। दे आर डिस्ट्रॉइंग द सुप्रीम पावर ऑफ ईरान। ऑलरेडी 50 से ज्यादा लीडर खामेनी के साथ खत्म हो चुके हैं। एक जो रिजिम था गवर्नमेंट का वो ऑलरेडी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका है। उन्होंने अपनी सुप्रीमसी को प्रूव करने के लिए, अपने एनर्जी सोर्सेस को कंट्रोल करने के लिए उन्होंने ईरान के ऊपर अटैक किया था। विदाउट बिगर मोटिव्स अमेरिका कभी लड़ाई के मैदान में उतरता नहीं है। और जिस तरह से वो प्रूव कर रहा है, ये यही प्रूव हो रहा है कि वो अपने मोटिव्स में सक्सेसफुल हो रहा है, क्योंकि उसने बहुत कुछ डिस्ट्रॉय कर दिया है ईरान। मैं थोड़ा सा असहमत हूं इस बात से, मैं थोड़ा सा असहमत हूं। इसको लेकर चलते हैं कोचर सर के पास, इस बारे में उनकी राय लेते हैं। मैं मानता हूं अमेरिका का ऑपरेशन तब तक सक्सेसफुल नहीं होगा, या अमेरिका का ये जो मिशन है तब तक सक्सेसफुल नहीं होगा। सारे पैनलिस्ट को स्क्रीन पे लीजिए, पीसीआर प्लीज, थैंक यू। तब तक सक्सेसफुल नहीं होगा जब तक रिजीम चेंज ना करा ले अमेरिका, और रिजीम चेंज इम्पॉसिबल आज की तारीख में ईरान के अंदर। कोचर सर, योर रिएक्शन प्लीज, थैंक यू। कोचर सर आपका माइक चेक कीजिएगा। विवेक जी, मैं आपकी आर्गुमेंट से सहमत हूं, और मैं क्यों सहमत हूं मैं इसका लॉजिक आपको दूंगा। जी सर। कोई भी ऑपरेशन जब लॉन्च होता है उसका एक पॉलिटिकल एम होता है, उसके बाद हम उसको मिलिट्री एम में कन्वर्ट करते हैं। इस ऑपरेशन का पॉलिटिकल एम क्या था? रिजाइन चेंज।
और मैं क्यों बोल रहा हूं ये, बिकॉज जब आप इसको एक मिलिट्री एम में कन्वर्ट करते हैं तो आपका पहला स्ट्राइक होता है पूरी पॉलिटिकल और मिलिट्री लीडरशिप को खत्म करना, जो अमेरिका ने किया, बिकॉज दैट वाज द पॉलिटिकल एम जो ट्रंप ने अपने कमांडर इन चीफ को दिया या अपने आर्मी कमांडर्स को दिया। जब आपका ये पॉलिटिकल एम ही अचीव नहीं होगा, जब आप एक रिजाइम चेंज, जब तक आपके बूट्स ऑन ग्राउंड नहीं होंगे वहां पे, आप यहाँ पे मिसाइलें और ड्रोन्स फायर करके, हवाई जहाज फायर करके रिजाइम चेंज नहीं कर सकते जब तक ईरान के लोग नहीं डिसाइड करेंगे कि उनको रिजाइम चेंज चाहिए या नहीं चाहिए। दैट इज द बिगेस्ट मिसकैलकुलेशन ऑफ अमेरिका, एंड आई थिंक दिस ऑपरेशन हैज बीन प्लान्ड इन अ, जो होता है ना कि जो एक आदमी की ईगो सेटिस्फाई करने के लिए कि भाई इसको मैं इतना शक्तिशाली हूं कि मैं, अगर मैंने वेनेजुला में कर दिया, मैंने बांग्लादेश में कर दिया, मैंने पाकिस्तान में कर दिया, बिकॉज पाकिस्तान में भी इमरान खान वाज एंटी यूएस और इतने सारे प्रोटेस्ट हुए थे एंटी यूएस, बट पाकिस्तान की फौज को कब्जा करके, उसको इन्फ्लुएंस करके आपने रिजाइम चेंज कर दिया, शहबाज शरीफ को ले आए वहां पे। बांग्लादेश में क्या किया आपने, बांग्लादेश आर्मी को अपने साथ रखा और उसको आर्मी को इन्फ्लुएंस करके शेख हसीना को बाहर निकाल दिया, रिजाइम चेंज कर दिया। You cannot do the same thing in Iran because you see, unfortunately, जब आदमी इस टाइप की रिजाइम चेंजेस करने लग जाता है, he becomes very overconfident. उसको ये लगता है कि मैं हर एक जगह कर सकता हूं because I am the king, I am the ruler of this world. So I think अभी आप इसको देखेंगे, अभी ये जो स्टेटमेंट मैं दे रहा हूं, मैं इसको हवा में नहीं बात कर रहा हूं, इसके ऊपर काफी रिसर्च एनालिसिस किया हुआ है, इसको आर्टिकल्स मैंने लिखे टाइम्स ऑफ इंडिया, इकोनॉमिक टाइम्स में, इसको जस्टिफाई करने के लिए थॉट को। और मैं इसलिए आपको बताना चाहता हूं कि यू विल सी दैट जो एक सिचुएशन डोनाल्ड ट्रंप अभी छोड़ के जाएंगे, क्या इसको सिचुएशन छोड़ के जाएंगे? ही हैज एलिमिनेटेड द स्पिरिचुअल लीडर ऑफ द शियाज इन द होल वर्ल्ड। सारे शियाज आज अमेरिका के दुश्मन आपके बन चुके हैं। ये तो लड़ाई एक महीने में खत्म हो जाएगी, इसको शिया की लड़ाई खत्म नहीं होने वाली। इट इज गोइंग टू बी अ वेरी वेरी लॉन्ग वॉर फॉर अमेरिका, बिकॉज अमेरिका में आज की डेट में मैं आपको बता देता हूं, जो है इसको 40 लाख शियाज है अमेरिका में जो रहते हैं, दे आर पोटेंशियल प्रॉब्लम फॉर द अमेरिकन स्टेट टुडे। और अमेरिका में प्रदर्शन हुए, न्यूयॉर्क में, वॉशिंगटन सिटी में, आप देखिए, आप गूगल खोलिए, पीपल वर देयर आउट द स्ट्रीट्स प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट ट्रम्प, डाउन डाउन ट्रम्प बोल रहे थे वो। और ट्रम्प की रेटिंग ऑलरेडी इस लड़ाई से पहले 32% थी। 32% विल नॉट मेक हिम एक्चुअली विन द नेक्स्ट प्राइमरी इलेक्शन, एंड इसके बाद मिड टर्म इलेक्शंस भी आने वाले, बिल्कुल। तो ये इट्स नॉट इजी टू, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात कही आपने कि आप पॉलिटिकल मोटिव अचीव नहीं कर पाएंगे। आपने एक स्पिरिचुअल लीडर, शियाओं के स्पिरिचुअल लीडर को मार दिया, आपने अमेरिका को और डिफिकल्ट सिचुएशन में फंसा दिया है। कॉल साहब का जवाब, उसके बाद हिमांशी जी आपके पास आ रहा हूं। कॉल साहब, आप तो जानते हैं हम कई महीनों से इस पे बात कर रहे हैं। मैं भी सरप्राइज हो गया जब आयतुल्ला जी को टर्मिनेट कर दिया गया, कि मुझे लग रहा था कि उन्हें एमनेस्टी देंगे और साइडलाइन कर देंगे और डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट को थोड़ा एम्पावर करेंगे। बट हैविंग सेड दैट, व्हाट इज डन, यू कांट अनडू इट। करंटली जो लीडरशिप है ईरान की, वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। इट्स इंटर्म लीडरशिप काउंसिल, जिसमें प्रेसिडेंट है मुसाद फेलेक्सियन और गुलाम हुसैन जी हैं जो चीफ जस्टिस हैं, और आयतुल्ला अलरेजी अराफी है। अगर आप इजरायली मीडिया फॉलो करते हैं तो वो उनके पिन पॉइंट लोकेशंस शेयर कर रहे हैं। अलरेजी अराफी को एलिमिनेट करने का दावा किया जा रहा है इजराइल की तरफ से। हाँ, अभी वो कंफर्म नहीं है, लेकिन मैंने आपको ये खबर 4 घंटे पहले, बिकॉज आई एम फॉलोइंग इट वेरी क्लोजली, उन्होंने शेयर की थी लोकेशंस कि हमें एग्जैक्टली पता है आप कहाँ हैं। इफ यू डोंट स्टॉप व्हाट यू आर डूइंग, वी विल कम आफ्टर द नेक्स्ट लेयर। इजराइल का ये मानना है कि ये लेयर्स जो उन्हें एरेडिकेट करनी है अभी भी काफी डीप में है। इट्स नॉट वेनेजुएला जो हम पहले बात कर रहे थे कि कुछ
टॉप के कुछ जर्नल्स को एलिमिनेट करेंगे, निकालेंगे और हो जाएगा। यहाँ पे काफी डीप है। और IRGC जैसे आप जानते हैं 2 लाख उनके 1.5 से 2 लाख एक्टिव है, 3 लाख रिजर्व है, 90,000 पैरामिलिट्री है। और बड़ा इंटरेस्टिंग विवेक जी, 50 to 60% of GDP is controlled by IRGC, so very rich organization of from Iran, but very corrupt as well. मुझे ये लग रहा है कि IRGC will be putting a lot of pressure। अगर कोई एक आधा जनरल या ब्रिगेडियर लेवल का आदमी कोऑपरेट भी करना चाहे फॉर पीस निगोसिएशन, तो IRGC के जो जर्नल्स हैं उनके खिलाफ वहां का, अगर आप सोशल मीडिया देखें जो UAE और कटार और सऊदी से पब्लिश होता है, उसमें क्लियरली सेड है, यूथ ने हमेशा बोला है कि वी वांट पीस बट एट द सेम टाइम वी वांट पीपल टू कम टू ब्रॉट टू जस्टिस। 5 से 7 हजार यूथ को गोली मार दी गई है प्रोटेस्ट में, आप जानते हैं इस बात को, पिछले कई महीनों में। और 32,000 ऑफिशियल काउंट है जो कि जेल में टॉर्चर किए जा रहे हैं। और ऑपोजिशन बिल्कुल इवॉपरेटेड है। तो ईरान के लोग, जो ब्रेव लोग हैं, वो चाहते हैं रिजीम चेंज। ये US या इजराइल के कहने से नहीं होगा और सस्टेन नहीं होगा जब तक वहां के लोग नहीं इसको कोऑपरेट करेंगे। और हो रहा है कोऑपरेशन, इंटेलिजेंस शेयरिंग बहुत हद तक वहां के लोगों ने की है और कुछ पाकिस्तान ने भी की है। अब एनीक्डोटल रिपोर्ट्स आ रही हैं कि पाकिस्तान के, जो मैं आपको बता रहा था, जो जनरल्स को इतनी इज्जत दी जा रही थी, वो ईरान के अटैक के प्लान के अकॉर्डिंगली दी जा रही थी। ये ईरान का सेटलमेंट जब हो जाएगा तो आप देखेंगे सब चीजें विड्रॉल हो जाएंगी। लेकिन हैविंग सेड दैट, ब्लड शेड अभी बढ़ रहा है। और मेरा कंसर्न है सऊदी और UAE, अगर वो इस लड़ाई में कूदे, क्योंकि उनके लोग मर रहे हैं, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो रहा है, तो ये वॉर एक्सेलरेट होगी, डिस्टर्ब होगा। लेकिन मुझे लगता है जल्दी अंत तक पहुंच जाएगी। मुझे नहीं दिख रहा है ये महीनों चलेगी, मे बी 1 or 2 months और फ्यू वीक्स, क्योंकि फाइनेंशियल सेंस बिल्कुल नहीं मेक करता। ये पूरे वर्ल्ड के लिए एक फाइनेंशियल अर्थक्वेक है। अगर आप टाइम्स की न्यूज पढ़ें, मैं उससे बिल्कुल एग्री करता हूं। इट्स नॉट अ सस्टेनेबल वॉर फॉर वेरी लॉन्ग। इवन US वांट्स टू ब्रिंग इट डाउन एज फास्ट एज पॉसिबल। और वो जानते हैं, इंटेलिजेंस है, कहां पे वो लोग हैं जो मैटर करते हैं इस रिजीम को नीचे लाने के लिए। नहीं, लेकिन फायदा क्या हुआ? फिर फायदा तो कुछ हुआ ही नहीं ना। रिजल्ट आउटकम क्या आया? Regime खामेनी को change। मार दिए, खामेनी फैमिली को मार दिए। नो नो नो, नहीं, रिजीम चेंज कैसे? We are कैसे in रिजीम for चेंज? regime। मैं आपको फिर बता रहा हूं, ऐसे 6 से 7 लीडर्स आइडेंटिफाइड हैं, हाँ। जिसमें से एक हिमांशी जी, लीडर जी मैं हिमांशी जी जल्दी से एक समय सीमित है, मैं रिएक्शन ले लूं। उनको लगता है क्या, आपको लगता है क्या रिजीम चेंज पॉसिबल है? इसके बाद मैं आशा जी आपके पास आ रहा हूं। विवेक जी देखिए, एक किताब लिखी गई थी द सैटेनिक वर्सेस, जो सलमान रश्दी ने लिखी थी, जिसके लिए इनके ऊपर फतवा जारी किया था खामेनेई की तरफ से। 20 साल के अंतराल के बाद जाकर भी लोगों ने उनको चाकू छुरी घोंप के मारने की कोशिश की थी, जिसमें उनकी एक आंख चली गई थी। तो शिया इतने कट्टर हैं। IRGC जो है वो कंट्रोल करती है अर्थव्यवस्था और सुरक्षा। जब तक IRGC पूरी तरह से खत्म नहीं होगी, इनके लिए संभव नहीं होगा कि वहां पे रिजीम चेंज करें। देखिए, ईरान की रिजीम पहले भी चेंज की गई है अमेरिका के द्वारा, जब शाह को बिठाया गया था। जब उस समय जो पहला इनका कार्यक्रम हुआ था, उसके बाद में खमेनेई आए थे, रिजीम चेंज दोबारा हुआ था। तो रिजीम चेंज से ईरान नया नहीं है। लेकिन समस्या ये है कि हमने सीरिया और लीबिया और बहुत सारे ऐसे उदाहरण देखे हैं कि जहां पर जब आप पॉलिटिकल लीडरशिप को खत्म कर देते हैं तो अर्थव्यवस्था खत्म होती है, अराजकता पूरा फैलती सिस्टम है, कोलैप्स कर जाता है, लोग तो भूखे गृह मरने युद्ध लगते की हैं, स्थिति आती है। देश और ये बर्बाद हो गृह जाता युद्ध है। की, जी, गृह युद्ध की स्थिति की तरफ अभी ये जाता हुआ दिख रहा है कि जैसा मेरे को पैनलिस्ट डॉक्टर धीरज कौल कह रहे थे कि मिलेनियल्स और जेनजी तो इनको पसंद नहीं करते, लेकिन पुराने कट्टर लोग हैं। जैसा हमने नातांज में देखा, खामेनेई की मौत के बाद में लाखों लोग सड़कों पे उतरे थे और उन्होंने बकायदा मार्च किया था। उसमें तो हर उम्र वर्ग के लोग थे, हर कैटेगरी के लोग थे। जल्दी से मैं बिल्कुल। जी आशा जी से एक रिएक्शन ले लूं, क्या आपको पॉसिबल लगता है रिजीम चेंज? जी, आपकी आवाज नहीं आ रही, माइक चेक कीजिएगा। सो रिजिम चेंज जरूर होगा, लेकिन जिस तरह से अमेरिका ने प्लान किया है, वो 4 हफ्ते से ज्यादा लड़ाई के मैदान नहीं संभाल पाएगा और ईरान भी उसका मुंह तोड़ जवाब नहीं दे पाएगा। सो अगर आप ईरान की और इजराइल की और अमेरिका की स्ट्रेंथ देखें तो कुछ बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है दोनों देशों में। ईरान की स्ट्रेंथ मैन पावर की है और वो उसके ऊपर अपने मिसाइल्स एंड ड्रोन्स के साथ यूटिलाइज कर रहा है, प्लस अपने इक्विपमेंट एंड प्रॉक्सीज के ऊपर वो चल रहा है। लेकिन अगर आप ऑपोजिट पार्टी की स्ट्रेंथ देखें तो वो टेक्नोलॉजी एंड एयर डिफेंस के ऊपर अपना वॉर जोन लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। सो ये बहुत ज्यादा फर्क नहीं दिखता। जहां ड्रोन्स यूज हो रहे हैं वहां पे मिसाइल सिस्टम काम कर रहा है और अमेरिका
4 हफ्ते से ज्यादा सस्टेन नहीं कर पाएगा। जी, मैं माफी चाहूंगा, वक्त सीमित है। देखते हैं इस वॉर में आगे क्या होता है। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना कीमती वक्त देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक ब्रेक का वक्त है, फौरन लौट रहे हैं। बने रहिए इंडिया डेली के साथ। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।